और इस आंदोलन से भारत के लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर हम एकजुट हो जाए तो हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध का परिणाम था। इस अभियान ने ब्रिटिश लोगों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। अब बात करते हैं भारत की प्रोग्रेस के बारे में। एक समय पर इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, लेकिन आज भारत वर्ल्ड के टॉप कंट्री में। अगला है ग्रोथ इन डिफेंस सेक्टर। आज एग्रीकल्चर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। 15 अगस्त 2023 को हम 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए और सभी इंडियन के लिए एक गर्व की बात है। 15 अगस्त 2023 को इंडिया की आज़ादी के 76 ईयर पूरे होने वाले हैं। आइए जानते हैं इंडिया की जर्नी को 1947 से लेकर 2023 तक। 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा। भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नाइनटीन 1947 से पहले भारत को ब्रिटिश राज कहा जाता था। 1947 से पहले भारत का मैप कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक आंदोलन किए गए। 1857 से इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट हुए, जैसे कि पहला था रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे भारत की आज़ादी के लिए पहली वॉर मानी जाती है। ये मूवमेंट मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को और धीरे धीरे दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैलने लगी। हालांकि ये मूवमेंट अनसक्सेसफुल रही, लेकिन इस मूवमेंट ने भारत के लोगों को आज़ादी के लिए इंस्पायर किया। इसके बाद 1905 से लेकर 1911 तक स्वदेशी आंदोलन चला। यह आंदोलन स्टार्ट तब हुआ जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इस मूवमेंट का उद्देश्य भारत की चीजों को खरीदना और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना था। और इस आंदोलन से भारत के लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर हम एकजुट हो जाए तो हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। इसके बाद 1916 से लेकर 1918 तक होम रूल आंदोलन चला। होम रूल आंदोलन ने प्रथम विश्व युद्ध के प्रति देश की प्रतिक्रिया और ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने का एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य किया। होम रूल आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वशासन प्राप्त करना था। इसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। चंपारण आंदोलन बिहार में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश ने बिहार के किसानों को तनकटिया सिस्टम के अकॉर्डिंग नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। गांधी जी ने बिहार के खेडूतों का साथ लेकर यह आंदोलन किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी तनकटिया प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया, जो कि बिहार के किसानों के लिए बड़ी सफलता थी। इसके बाद 1919 में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ये सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। अंग्रेजों ने 1919 में एक एक्ट बनाया, जिसके तहत अगर कोई भारतीय अंग्रेजों के अपोज में कुछ करेगा तो उन्हें बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जाएगा, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध का परिणाम था। इसके बाद 1920 में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन आंदोलन हुआ। थोड़ा और आगे जाए तो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन हुआ, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह जैसे नाम भी दिए गए। और इन सब के बाद फाइनली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ।
गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के प्रयास में अगस्त 1942 में यह आंदोलन शुरू किया गया। इस अभियान ने ब्रिटिश लोगों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, जिसकी वजह से भारत के लोगों में और गुस्सा फैल गया और लोगों ने घबराए बिना अपना संघर्ष जारी रखा। और इन सारे आंदोलन, कई सारे लोगों के बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। इस समय भारत के 3 पार्ट हुए, एक भारत, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश नाम से स्वतंत्र कंट्री बना। इस 15 अगस्त 2023 को हमारी आज़ादी के 76 ईयर पूरे होने वाले हैं। इसीलिए आज भी इस 15 अगस्त के दिन को भारत के लिए स्पेशल माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी भी भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से आज़ादी मिलनी बाकी थी, जो भारत के विकास के रास्ते में चट्टान बन के लगी थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि डिवीजन ऑफ द एसेंट यानी कि संपत्ति का बंटवारा, द रेफ्यूजी प्रॉब्लम यानी कि जो पाकिस्तानी लोग भारत में चले आए थे उनकी समस्या, ओरिजिन ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम यानी कि कश्मीर समस्या की उत्पत्ति, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र की नींव, लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन यानी कि भाषा पुनर्गठन, इसके अलावा द इंडस वाटर डिस्प्यूट यानी कि सिंधु जल विवाद। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम को इंडिया ने आज़ादी के जस्ट बाद फेस किया। अब बात करते हैं भारत की प्रोग्रेस के बारे में। एक समय पर इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, लेकिन आज भारत वर्ल्ड के टॉप कंट्री में। आज भारत जीडीपी ग्रोथ रेट में फर्स्ट पोजीशन पर है और नॉमिनल जीडीपी में इंडिया 5th पोजीशन पर है। एक समय पर इंडिया बहुत सारे कंट्री पर डिपेंडेंट था, लेकिन आज बहुत सारे कंट्री इंडिया पे डिपेंडेंट है। दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने में इंडिया 7th पोजीशन पर है। इंडिया की ग्रोथ में पहले बात करते हैं ग्रोथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तो वो अपने पीछे एक टूटा हुआ, जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए। आजादी के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्राथमिकता दी। इसने आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आजादी के मात्र 3 वर्षों बाद 1950 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हुई। 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च करने से लेकर मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बनने तक भारत ने इसरो की बदौलत अंतरिक्ष के क्षेत्रों में आत्मविश्वास से भरी प्रगति की है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों के बराबर खड़ा है। यही बात बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी है, जहां भारत पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। यूपीआई की सफलता 9.36 बिलियन रुपए के लेन देन के साथ दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। दूसरा है ग्रोथ इन इकोनॉमी। भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिनमें अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, लिंग भेदभाव, अस्पृश्यता, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता शामिल है। कई मुद्दों ने भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाओं के रूप में काम किया। 1947 में जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तब भारत की जीडीपी मात्र 2.7 लाख करोड़ थी, जो कि विश्व की जीडीपी का 3% थी। और आज भारत 147 लाख करोड़ जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक जीडीपी का 8% हिस्सा है। हाल के वर्षों में भारत में स्टार्टअप की संख्या में 15,400% की भारी वृद्धि देखी गई है, जो 2016 में 471 थी, वो जून 2023 तक बढ़कर 73,000 के अराउंड हो गई है। स्टार्टअप्स में इस अभूतपूर्व वृद्धि ने देश में लाखों नई नौकरियां भी पैदा की है। तीसरा है ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज का भारत आजादी के समय के भारत से भिन्न है। आजादी के 76 साल में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। भारतीय सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 1951 में 0.399 मिलियन किमी से बढ़कर 2015 में 4.7 मिलियन किमी हो गई है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बनाती है। इसके अतिरिक्त भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली अब 24,000 किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 1,37,600 किलोमीटर तक फैल गई है। आजादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया है। भारत ने ऊर्जा उत्पादन करने में अपनी क्षमता 1947 में 1,362 मेगावाट से बढ़ाकर 3,95,000 मेगावाट कर लिए। भारत सरकार 28 अप्रैल 2018 तक सभी 18,500 गांवों को रोशन करने में सफल रही है। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट। 1947 में भारत की जनसंख्या 340 मिलियन थी और साक्षरता दर मात्र 12% था। आज भारत की जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है और साक्षरता दर 74.04% है।
2022 में एवरेज लाइफ 32 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो गई है। अगला है ग्रोथ इन पॉलिटिकल सेक्टर। 1947 में जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत के लिए एक समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं और खनन, इस्पात, विमानन और अन्य भारी उद्योगों जैसे अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण शामिल था। सार्वजनिक कार्यों और औद्योगिकरण अभियान के कारण महत्वपूर्ण बांधों, सड़कों, सिंचाई नहरों, थर्मल और अन्य कई चीजों का निर्माण हुआ है। 1991 में फाइनेंशियल मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। गरीबी लगभग 22% कम हो गई थी, बेरोजगारी लगातार कम हो रही थी और घरेलू उत्पादन की वृद्धि 7% से अधिक हो गई थी। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था का काफी विस्तार हुआ है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे धारा 370 को हटाना, रक्षा प्रणालियों का मजबूत करना, स्टार्टअप्स अनुकूलन वातावरण बनाना और भी बहुत कुछ। मोदी प्रशासन ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत परियोजना सहित बहुत सारे कार्यक्रम और अभियान शुरू किए हैं। अगला है ग्रोथ इन लीगल सेक्टर, यानी कि कानून क्षेत्र का विकास। आजाद देश के लिए संविधान का मुसद्दा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की तीव्र कानूनी बुद्धि थी। राष्ट्र में सभी कार्यकारी और न्यायिक मामलों में भारत का संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है। भारतीय कानूनी प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक प्रमुख घटक और सभी नागरिकों के लिए अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोर्चे के रूप में विकसित हुई है। अक्टूबर 2021 तक भारतीय संविधान में 105 मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद के साथ 22 पार्ट में विभाजित है। अगला है ग्रोथ इन डिफेंस सेक्टर। वार्षिक GFP समीक्षा में 142 कंट्री में से भारतीय सेना 4th पोजीशन पर है। 1962 में चीनी सेना से पराजित होने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रणालियों में भारत ने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। भारतीय रक्षा प्रणाली अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होने का एक कारण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO ने छोटे से बड़े हथियार, तोपखाने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, टैंक और बख्तरबंद वाहन जैसी कई चीजें बनाई है। भारत ने परमाणु हथियार विकसित किए और 1971 में पोखरण में परमाणु विस्फोट भी किया। 1979 में लंबी दूरी की मिसाइलों को स्वतंत्र रूप से डिजाइन और परीक्षण किया गया था। बाद में भारत और रशिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डिजाइन और उत्पादन के लिए सहयोग किया। आज भारत डिफेंस सेक्टर में कई अन्य देशों से आगे है। आज भारत उन 12 देशों में से है जिसने अपने लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, मिसाइल और विमान खुद बनाए हैं। अगला है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। 1965 में MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की, इसलिए उनको हरित क्रांति के पिता माना जाता है। हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज देने वाले गेहूं और चावल के फसल क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1978 से लेकर 1979 तक हरित क्रांति के कारण 131 मिलियन टन का अनाज उत्पादन हुआ। कारखानों और जल विद्युत ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं के निर्माण के साथ कृषि श्रमिकों के अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हुई। आज एग्रीकल्चर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। खेती उत्पादनों में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार कृषि ने 50% से अधिक भारतीय कार्यबल को रोजगार दिया है और देश की GDP में 17 से 18% का योगदान दिया है। अब थोड़ा 15 अगस्त के बारे में बात करें तो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल लाल किले पर भारतीय ध्वज को लहराते हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। भाषण के बाद भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों का मार्च पास्ट होता है। परेड में स्वतंत्रता संग्राम और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के दृश्य को प्रदर्शित किया जाता है। पूरे देश में सरकारी और बिन सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और अंत में आप सभी को 77th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए हम स्वतंत्रता और एकता की भावना का जश्न मनाएं। आइए हम अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करें और भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करें। आइए हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करें और भारत को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।